बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम टू ऑल द व्यूअर्स अराउंड द ग्लोब। मैं हूं आपका होस्ट मुनीब आमिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़ विद साजिद इसहाक साहब, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान इंटरफेथ लीग के। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पास्ट एक दो दिन में। तो आज की सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि जो आर्मी की सेनेट में जो उन्होंने इजलास में शरीक होने जा रहे हैं, रिव्यूज़ देंगे अपनी सिक्योरिटी की, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? थैंक यू मुनीब। मैं समझता हूँ आज बड़ा हिस्टोरिकल दिन है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डीजी आईएसआई, आईएसपीआर के डीजी, वो सारे आज एक अच्छा पॉजिटिव जेस्चर लेकर सेनेट में जा रहे हैं, जो अपर हाउस है हमारी सियासत का। और मैं समझता हूँ कि ये आर्मी की नीयत को जाहिर करता है, पॉजिटिव थिंकिंग को जाहिर करता है कि पाकिस्तान की आर्मी जिस तरह से पिछले दहाइयों में उन्होंने पाकिस्तान का दफा में मदद की, पाकिस्तान की सलामती में साथ दिया, और आज बहुत सारे चैम गोइयाँ थी कि शायद आर्मी गवर्नमेंट के साथ कोई क्लैश है या कुछ ऐसा, जो गवर्नमेंट ने, जो हमारी कठपुतली गवर्नमेंट है, उसने ऐसा कोई इमेज बिल्ड किया हुआ था। तो आज चीफ के जाने से, डीजी आईएसआई के जाने से और आईएसपीआर के, मैं समझता हूँ कि वो जो सारा क्लाउड था वो डिसॉल्व हो गया है। और लोगों को, जो दुनिया देख रही है, पाकिस्तान की आवाम को इस बात का पहले से अंदाज़ा है और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो ना सिर्फ बॉर्डर्स की हिफाजत कर रही है, बल्कि वो जमहूरियत की हिफाजत कर रही है पाकिस्तान की। और उनका यहाँ पे चले जाना और उन इश्यूज पे जाके अभी बात होगी, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे रीजन की जो सिचुएशन है उसके ऊपर बात करेंगे। अफगानिस्तान, ईरान की जो है बॉर्डर्स, उसके हवाले से बात की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये आज एक सक्सेसफुल डे की आगाज़ है और पाकिस्तान आर्मी ने एक दफ़ा फिर से बता दिया कि वो सलामती चाहती है अदारों की, वो स्टेबिलिटी चाहती है अदारों की। तो मेरा अब किसी को अबहाम नहीं होना चाहिए इसके बारे में। सर कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट, आपने जिक्र किया कि मतलब नून लीग डिस्टेबलाइज करना चाह रही थी या बदनाम करना चाह रही थी आर्मी को। तो आज के इस आर्मी के एक्ट को नून लीग कैसे लेगी? देखिए, नून लीग के अंदर इतनी सख्त नहीं है कि वो आर्मी को डिस्टेबलाइज कर सके या पाकिस्तान के लिए खुदा ना बदनाम खास्ता, करने की कोशिश। हाँ, थोड़ा सा मोराल डाउन करना चाहती है वो। जिस तरह से वो लोगों के साथ, आवाम के साथ गलत बयानी कर रहे हैं, वो ना सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ ये प्रोपागंडा कर रहे हैं नून वाले, और जो हमने देखा पिछले महीनों में डॉन लीग्स की भी काफ़ी सारी बाज़गश्त रही यहाँ पे। तो यहाँ से उनकी नीयतों का अंदाज़ा होता है कि वो अगर हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करें, इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, क्योंकि फ़ौज वो है जिसने पाकिस्तान को आज तक, और मुझे इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है कि पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ आई हैं या जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी हुई है, चली है, मगर पाकिस्तान की अगर सलामती है, उसकी बका है आज तक, उसके पीछे बहुत बड़ा जो किरदार है वो हमारी फ़ौज का है। और नून की जहाँ तक बात आप करते हैं, वो सिर्फ फ़ौज के लिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत सारी गलत बातें कर रहे हैं। वो पाकिस्तान, मेरा ख्याल में इन शरीफों ने वाहिद मुल्क बना दिया है कि जिसमें कोई सिटिंग जो गवर्नमेंट है, सर्विंग गवर्नमेंट जो है, वो कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ महाजराई करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये सिविलाइज्ड नेशंस की निशानी नहीं है। और जिस तरफ ये लेके जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान को, आज मैं समझता हूँ कि ये जो आर्मी चीफ का और दूसरे सीनियर्स का विज़िट है, ये बहुत हद तक मैं समझता हूँ कि चीज़ों को डिसॉल्व करेगा और इसको पॉजिटिव इमेज मिलेगा। अगर हम लोग इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करें, आर्मी एक साइड, एक इंस्टीट्यूट हो गया जो गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, फिर नैब आ गया। नून लीग की भरपूर कोशिश है कि इन्हीं चीज़ों को बदनाम किया जाए।
नून लीग की साइकी क्या है, मतलब व्हाट आर दे थिंकिंग कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ही वो सेटिस्फाइड नहीं है तो आखिर जस्टिस कौन प्रोवाइड करेगा? द विजनरी नवाज शरीफ? नून लीग की साइकी मेरा साइको हो गया मैं वो साइको तभी तो पूछते फिर रहे कि मुझे क्यों निकाला। मतलब मैं नहीं समझता कि कोई एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा कोई डायलॉग इस्तेमाल करता है, मुझे क्यों निकाला। मैं समझता हूं कि ये आज की बात नहीं है, इनके सारे टेन्योर्स देख लें आप। उन्होंने हमेशा कॉन्फ्रंट्रेशन की है, अदारों के साथ कॉन्फ्रंट्रेशन की है, उन अदारों के साथ जो पाकिस्तान की बका की अलामत है उनके साथ कॉन्फ्रंट्रेशन की है। तो ये तो आपको पहले भी मेरा अंदाजा है कि ये तो खलीफा बनने जा रहे थे ठीक है ना। तो इनकी जो माइंडसेट्स हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान इनके बाप की जगह है, अजारादारी है इनकी। हालांकि ये 20 करोड़ अवाम का मुल्क है, ये उनका मुल्क है, इनका मतलब इनके घर से लिखवा के नहीं लाया कि मुल्क इनका है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अब वक्त आ चुका है, अवाम अवेयर हो चुकी हुई है और वो जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, और आइंदा आने वाले इलेक्शंस में आपको पता लग जाएगा इस बात का। सर, चौधरी निसार ने कुछ अर्ली अपनी टेन्योर में स्टेटमेंट्स दी थी वाइल बिफोर रिजाइनिंग कि पाकिस्तान को बहुत खतरात हैं और अगर मैं चला गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आज वो खतरात जो हैं आर्मी सेनेट में डिस्क्लोज करेगी, मतलब आज की क्या है कमिंग्स? देखिए, आज जो मेन एजेंडा पॉइंट्स हैं वो रीजन आपके जो सलामती है उसके ऊपर बात होगी, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी खतरात हैं। जो हमारे हमसाये ममालिक हैं वो तो पिछले 70 साल से ही पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बायस बने हुए हैं। तो मगर अब जो है बहुत सारे ऐसे समझता फोर्सेस भी आ चुकी हैं कि जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ सके, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की अवाम जो है खुशहाल हो सके। और एक बहुत बड़ा जो इंडिकेटर नज़र आ रहा है हमें वो ये है कि सी पैक जब से आया, तो हमने कल भी बात इसके ऊपर की थी कि बलूचिस्तान में सिर्फ एक साल में 16 अटैम्प्ट्स हुई हैं, अटैक्स हुए हैं, बल्कि मैं कहूँगा अटैक्स हुए हैं, टेररिस्ट अटैक्स। तो इसका क्या नज़र आ रहा है कि वो डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। और उनके मोदी ने तो सरेआम कह दिया कि बलूचिस्तान के लोगों को हम सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ इस वक्त हम संगीन हालात से गुजर रहे हैं, संगीन हालात से गुजर रहे हैं। और जो मैं समझता हूँ फौज को, सिविल को और आर्मी को, मिलिट्री, इनको एक पेज पे होने की ज़रूरत है। और ये नवाज शरीफ गवर्नमेंट जो है ये मेरा ख्याल में बहुत गलत एक साजिश के तहत आगे बढ़ रही है जो कि पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा है, लेकिन दे आर इन मेजॉरिटी और उनकी अभी भी पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब उनके अभी भी वो नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो इनके जो सपोर्टर्स हैं इस स्टेट से, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मतलब कुछ एजुकेशन प्रोवाइड की जाए उनको, या किस लिहाज से कि वो पाकिस्तान का पहला सोचें? या अच्छा, मुझे नहीं पता कि आपने कहाँ से फैक्ट्स एंड फिगर्स लिए हैं कि नंबर 1 पार्टी है। आप ज़रा इनके अंदर जाके देखें, इनके अपने अंदर फ्रिक्शन पड़ चुकी हुई हैं। अच्छा, 3 ग्रुप्स बनने जा रहे हैं ये, ठीक है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये बड़ी स्ट्रांग पार्टी है? जब से ये हुआ है इनके अंदर भी कुछ बाज़मीर लोग हैं जो समझते हैं कि जो चीज़ें ये कर रहे हैं या जिन जिन के अंदर ये बुक हुए हैं वो हकीकतन पाकिस्तान से लूटी हुई रकम है। तो बाज़मीर लोग हर जगह पे हैं। तो 3 ग्रुप्स तो मुझे जो अंदाज़ा है बनने जा रहे हैं, ठीक है। ओके। अवाम की बात अगर आप बात करते हैं तो अवाम को मीडिया ने और दूसरे ज़राए ने इतना बाखबर कर दिया हुआ है कि अब तो गली गली में लोग कह रहे हैं, वो मैं कहना भी नहीं चाहता जो कह रहे हैं ये तो बाहर जाते हैं, इंग्लिस्तान जाते हैं, दूसरे मुल्कों में, जब वहाँ पे लोग पकड़ लेते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इनको कोई मॉरली इनकी कोई बनती है हैसियत पाकिस्तान में हुक्मरानी करने की। तो जहाँ तक बात है बड़ी पार्टी नहीं, आप अपना थोड़ा सा इसमें और रिसर्च कीजिए, आपको पता I'll drag this statement। आज ये प्रेडिक्शन की है साजिद साहब ने कि नून लीग के 3 टुकड़े होने वाले हैं। सो
ये कब तक एक्सपेक्ट की जा सकती है खुशखबरी पाकिस्तानियों के लिए? बस देखें चंद हफ्तों में, महीनों में सामने आ जाएगा ये। कमिंग बैक टू द आर्मी, उनका एड्रेस, रद्दुल फसाद, हाउ सक्सेसफुल हैज इट बीन? देखें रद्दुल फसाद और इससे पहले ज़रब अज़्ब जो हुआ 2007 के स्टैटिस्टिक्स अगर देखें, 7 में शायद 1000 प्लस अटैक्स हुए थे। उसके बाद 8 में 2000 थे, 2500 हुए फिर, और अब मैं बताऊं आपको कि अब ग्रेजुअल चेंज आया। और देखिए इतनी पुरानी बीमारी, इतना पुराना नासूर, उसको निकालने में टाइम तो लगता है। अब जो पिछले 3 साल हैं उसमें ये भी नहीं होना चाहिए, खुदा ना करे हमारे अटैक्स हो, मगर कहीं पे 16 हुए, कहीं 17 हुए, 18 हुए, कहाँ पे अब 2000 से वापस आ रहे 2500 से। तो ये नज़र इंडिकेटर्स होते हैं ना, हमेशा आपने अगर परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन करनी है तो आप इंडिकेटर सेट करते हैं। तो ये इंडिकेटर्स है इन जो हमने आर्मी ने जो वॉर अगेंस्ट टेरर कर रहे हैं कि इंडिकेटर्स हैं कि आप ग्रेजुअल शिफ्ट है, नीचे आ रहे हैं और उनकी कमर टूट चुकी है। अब जो इन्होंने चर्च में अटैक किया है, मैं समझता हूँ फोर्सेस ने बहुत टाइमली रिएक्ट किया, वरना ये कैजुअलिटीज ज़्यादा हो सकती थी। तो मैं समझता हूँ कि ये सक्सेसफुल है, और हम वो मुल्क हैं पाकिस्तान जिसके आर्मी ने सबसे ज़्यादा शहादतें दी हैं पाकिस्तान में और ख़ित्ते में अमन के बहाली के लिए। ये जो बातें करते हैं डू मोर, अब बिल्कुल ठीक कहा है चीफ ने कि नो मोर, तुम भी अब करो। तो मैं समझता हूँ कि जितनी पाकिस्तान के सिविल लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जितनी पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और फिर हमें कहना कि हम अमन नहीं चाहते, मैं समझता हूँ पाकिस्तान वो मुल्क चाहता है कि पाकिस्तान में भी अमन हो और उसके बॉर्डर्स पे भी अमन हो। पाकिस्तान अमन चाहता है और हमारी आर्मी ने अमेरिका को बोल दिया है कि नो मोर। इसी के साथ ब्रेक लेंगे और हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसमें हम डिस्कस करेंगे जहांगीर तरीन साहब की नाअहली के बारे में। एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प डिस्कशन हो रही थी। अब हम बात करेंगे जहांगीर तरीन की डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर। सर, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया जहांगीर तरीन फॉर लाइफ, और उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन भी दे दिया इमरान खान को। हाउ डू यू टेक दैट? देखिए, मैं फॉलो कर रहा था सारी न्यूज़ को, और जो आपने कहा हकीकत है कि वो लाइफ टाइम के लिए बैन हो गए सियासत से। रेजिग्नेशन उन्होंने सबमिट करा दिया, मगर वो अभी अप्रूव नहीं हुआ क्योंकि ये रिव्यू पिटिशन लगी हुई है अभी। तो जब तक रिव्यू आता नहीं, उसका डिसीजन नहीं आता, तो ये पीटीआई ने फैसला किया है कि हम नया जनरल सेक्रेटरी नहीं रखेंगे। तो एज पर जो कानून जो हुआ है, पीटीआई ने उसको एक्सेप्ट किया, और मगर रिव्यू तो मेरा ख्याल में कि किसी का भी राइट है कि रिव्यू पिटिशन दायर की जा सकती है, तो वो उन्होंने की है। सर, जहांगीर तरीन ने क्यों नहीं गाने गाए? मुझे क्यों नहीं गाना? समझदार आदमी नहीं करते ऐसी बात। ठीक है ना? तो जो ना समझ होते हैं या जो समझते हुए ना समझ बने होते, तो वो ऐसी बात ज़रूर करते हैं। सर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा उनको मीडिया पे आना पड़ा अपने आप को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि इस फैसले के बाद नून लीग ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि भाई दोहरा मेयार। तो क्या आपको लगता है कि दोहरा मेयार है? दोहरा मेयार कहाँ पे है, मुझे ये बताएं ज़रा, पहले क्लियर करें। क्या वो चाह रहे थे कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो? ऑब्वियसली यही चाह रहे थे। ये चाह, मगर आप देखें कि इमरान खान का मुवाजना हम नवाज शरीफ से कैसे कर सकते हैं, या नवाज शरीफ अपना मुवाजना इमरान खान के साथ कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इमरान खान के पास कोई पब्लिक ऑफिस नहीं था, ठीक है, और वो क्रिकेट खेलते रहे हैं। उन्होंने क्रिकेट से जो आमदनी ली है वो दुनिया को पता है। उन्होंने लाके शो कर दिया सारा कुछ, और इतना पेपर ट्रेल
84 से लेकर अब तक का प्रोवाइड किया। मैं समझता हूँ कि ये तो मतलब 10 साल का ही दे सके, तो उन्होंने तो अपने क्रिकेट के ज़माने का ला के दिया। और दूसरी बात, ये कंपैरिजन बनता नहीं है। फिर बात वही है कि वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, तो वो तो क्या कहते हैं, खेलने को मांगे चांद, तो वो तो हो नहीं सकता ना। तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को समझना चाहिए कि मैंने तो इतने सारे पाकिस्तानी अवाम के पैसों की खुर्द-बुर्द की हुई है, और कितने तो निकाल के बाहर ले गए वही पैसे। तो मेरा नहीं ख्याल उसमें कंपैरिजन बनता है उनके साथ। कुछ पीटीआई के नाराज पार्लियामेंटेरियंस हैं, अरकान हैं, जो कि ये इमरान खान से गिला कर रहे हैं कि महज स्कैंडल की बेस के ऊपर, विदाउट प्रूफ उनके ऊपर स्कैंडल आए, इल्ज़ाम लगे, उन्होंने पार्टी से उनको निकाल दिया। जहांगीर तरीन को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया ऑन द बेसिस के इन्होंने डीलिंग्स की अपने ड्राइवर्स और कुक के नाम के ऊपर। तो आपको यहाँ पे इमरान खान का थोड़ा सा लगता है कि वो जहांगीर तरीन की साइड के ऊपर थोड़ा सा सॉफ्ट है? देखें, पहली बात यह है कि मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा किसी पार्टी को, मैं बड़ा न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, मगर ये मैं जानता हूँ कि पीटीआई जो है बहुत डेमोक्रेसी है इसके अंदर। और दूसरा यह है कि पीटीआई में एक स्पेशल कमेटी बनी हुई है जो कि इस तरह के इश्यूज को डील करती है, और डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं। अगर जो साथी गए हैं पीटीआई से, तो मैं समझता हूँ कि वो मेरिट के ऊपर उसके डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, ठीक है। और वो कमेटी करती है, खान साहब मतलब ये नहीं कहते हाँ भाई मुझे तो पसंद नहीं आ रहा तो निकल जा पार्टी से, ऐसी बात नहीं है। प्रॉपर डेमोक्रेटिक एक सिस्टम है, जो कि मैं समझता दूसरी पार्टीज में भी होगा और होना चाहिए। जहाँ तक तरीन साहब की बात है, देखें फैसला तो माना गया ना, बिल्कुल। रिव्यू पिटीशन है, रिव्यू में जा रहे हैं, ठीक है, उनको टाइम दें। अगर होता है तो उन्होंने तो रिजाइन कर दिया। देखे जो जेस्चर था, अगर वो कहते हैं कि भाई मैं रिजाइन भी नहीं करूंगा, मैं क्योंकि वो अगर नून ने अपना अप्रूव करा लिया है कि डिस्क्वालीफाइड प्रेसिडेंट बन सकता है, ही कैन स्टिल वो भी कहते हैं कि मैं भी बन जाता हूँ, मैं भी नहीं करता, मगर ज़मीर भी होता है किसी का। तो मैं समझता हूँ अपनी ज़मीर की बात सुने और रिजाइन दे दिया। ये आगे पार्टी का डिसीजन है कि वो तब तक वेट करे जब तक रिव्यू डिसीजन नहीं आता। सर सुने जहांगीर तरीन ने जहाज वापस ले ली और पीटीआई वाले चंदा इकट्ठा करें जहाज लेने के लिए, कितना बड़ा धचका लगा है पीटीआई को जहांगीर तरीन के लॉस से? ये तो आबिद शेर अली और दूसरे वो जो है तलाल चौधरी जैसे लोग इस तरह के फायदे छोड़ते हैं, मेरा नहीं ख्याल इसको सीरियस लेना चाहिए हमें। इससे नून लीग को कोई एडवांटेज होगा जहांगीर तरीन की डिस्क्वालिफिकेशन से? एडवांटेज होना क्या होना, ही इज अ प्रोमिनेंट लीडर। नहीं तो वो तो लीडर तो है, मतलब वो तो लोगों के दिलों में भी है जहांगीर तरीन, वो रहेगा भी। तो ऐसी कौन सी बात है, इनको क्या बेनिफिट होगा इससे, मेरा नहीं ख्याल। देखिए सियासत है ना, और ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है जिसको मेरा ख्याल है कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं जो नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, सवाए नवाज ग्रुप। वो नहीं मानते, बाकी तो मानते हैं ना सारे। तो उन्होंने माना है, और रिव्यू जब आता है देखते हैं क्या होता है उसका। इस डिसीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को आना पड़ा आगे और थोड़ा सा क्लैरिफाई करना पड़ा। वाई उनको ऐसी ज़रूरत क्यों महसूस हुई क्लैरिफिकेशन देने की? देखिए हम पहले सेगमेंट में बात कर रहे हैं कि ये अदारों को कमज़ोर कर रहे हैं नून वाले, और ये एलिगेशंस लगाने के मास्टर हैं। जब इनके हाथ से चीज़ निकल जाती है तो ये इल्ज़ाम तराशियों पे आ जाते हैं, और इतने मतलब ऑथेंटिक और संजीदा अदारे के ऊपर कोई दुनिया में आपको मिसाल नहीं मिलेगी कि लोग अपने सुप्रीम कोर्ट पे इस तरह की बात करें। तो जाहिर है चीफ को आना पड़ा, चीफ जस्टिस को कि आना पड़ा बताने के लिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनके इल्ज़ाम तराशी तो ख़त्म नहीं हो रही ना। और मैं समझता हूँ बड़ा सुप्रीम कोर्ट का, मैं समझता हूँ बड़ा सब्र है, बिल्कुल बहुत सब्र है कि वो इनका दे रहे हैं टाइम इनको कि शायद आज ठीक हो जाए, कल ठीक हो जाए, परसों ठीक हो जाए। मगर मेरा ख्याल है कि अब इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी चाहिए इनके ऊपर, और जितने केसेस है उनको पहले अगर बुक कर लिया जाता तो इतना बढ़ना नहीं था काम ये। मैं समझता पहले अगर बुक हो, कितने सारे तो केसेस हैं, फ्रॉड के केसेस है आपके पास, गलत बयानी के केसेस है आपके पास, गलत पेपर्स जमा कराने के केसेस है। तो सुप्रीम कोर्ट मैं समझता अभी भी इनको टाइम दे रही है कि शायद बेहतर हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट टाइम क्यों दे रही है, इन लोगों को टाइम क्यों दे रही है, हालांकि वो रोजाना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं? देखिए बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट आज भी इसको वाइंड अप करा सकते
क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही होना है, मगर वो नहीं चाह रहे कि जो डेमोक्रेसी है वो डीरेल हो। वो चाह रहे हैं डेमोक्रेटिक तरीके से इनको पूरा टाइम दिया जाए अपनी सफाई पेश करने के लिए, इनको टाइम दिया जाए, गवर्नमेंट को टाइम दिया जाए, ताकि कल ये ना कहें कि हम सियासी शहीद हो गए हैं। सियासी शहीद इनको करना नहीं है, इन्होंने बुक ही होना है और इनके दिन लिखे जा चुके, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये एक और प्रिडिक्शन आ गई। बिलावल भुट्टो जरदारी, लीडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कहते हैं पीटीआई इज आउट ऑफ एटीएम नाउ। उनकी बातों को संजीदा ना लिया करें। वो अभी सीख रहे हैं सियासत क्या होती है, मगर एक बड़ी पार्टी के लीडर है, हम उनका एहतराम करते हैं। मगर उनको भी मेरा ख्याल में बड़ी पार्टी के लीडर का एहतराम करना चाहिए। सियासत में अनफॉर्चुनेटली बहुत पर्सनल होती जा रही है, मेरा अपना ओपिनियन है। पहले की तरह की सियासत या मेच्योर सियासत शायद हम भूलते जा रहे हैं, हम ज़ातियात पे आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ज़ातियात से हटकर हमें इश्यूज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, हमें अपनी नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड करना चाहिए। तो ये जो पर्सनल ग्रजेस और पर्सनालिटीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, इससे मेरा ख्याल में इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि ये किसी महज़ब मुआशरे के लिए मैं नहीं समझता बेहतर है। नवाज शरीफ ने ऐलान किया है वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तहरीक चलाएगा। इमरान खान ने कहा है कि मैं नवाज शरीफ के खिलाफ तहरीक चलाऊंगा। पाकिस्तान में क्या होने वाला है? देखिए चंद दिनों में क्या पता लगता है क्या तहरीक कैसी चलती है इनकी, मगर इनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गया कि तहरीक चलाएंगे नवाज ग्रुप से, क्योंकि ये शायद अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। क्योंकि अगर तहरीक की तरफ जाएंगे तो ये इनके लिए बहुत बड़ा धचका होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा ख्याल में इनके एडवाइज़र्स को एक दफ़ा फिर बैठ जाना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये एक कॉन्फ्रंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल कॉन्फ्रंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कामयाब हो सकते इस तारीख से। तो आपको लगता है कि जहांगीर तरीन जो रिव्यू पिटिशन दायर करेंगे उस पे ही माइट गेट आउट ऑफ इट, वो बच के निकल सकते हैं इसमें से? देखिए अगर मैं जज होता तो ज़रूर बताता, मगर मैं तो कुछ नहीं, मैं कमेंट नहीं कर सकता, मगर ये तो वो बता सकते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले कि वो क्या होगा। लेट्स वेट एंड सी। क्विक कमेंट्स ऑन दिस। नवाज शरीफ कहते हैं कि उनको प्रॉपर्ली सुना नहीं गया, तो 1.5 साल ये लोग वहां जाके टेनिस खेलते रहे। देखिए सुना तो मेरा ख्याल बहुत गया है, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, ये अदर वे अराउंड। ये पेपर ट्रेल नहीं दे सके, ये कतरी खातिर प्लेग लेके फिरते रहे हैं, ये पेपर ट्रेल नहीं दे सके, तो लैकिंग तो उनकी तरफ है। उन्होंने तो पूरा मौका दिया, 1.5 साल, आपने कहा 1.5 साल दिया उनको। तो ये तो वही बात है ना कि ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। तो फ्यूचर क्या देख रहे हैं सर इस नवाज शरीफ और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्फ्रंटेशन का? मुल्क के हालात मजीद ख़राब होंगे? हम क्या देख रहे हैं फ्यूचर में? धरने नवाज शरीफ की साइड से रोडों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आगे आके बैठेंगे ये लोग, क्या करेंगे? जैसे पहले बैठे थे, हमला करेंगे दोबारा से? मेरा नहीं ख्याल इनकी जरूरत है, अखलाकी जरूरत भी है, खो बैठे हैं। अब तो बदमाशी है, गुल्लू भट्ट जैसे लोगों ने रखे हुए हैं, और इनके मिनिस्टर्स को देख लो, 24 घंटे उनके पीछे फिर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर करेंगे तो खुदा माफ़ करे कोई ऐसा ना स्टेप उठा ले जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुँचे। तो पीटीआई की जानिब से कहा गया कि ये फैसला हम लोगों को मंजूर है। पीटीआई एक डेमोक्रेटिक पार्टी है एंड नून लीग उस पीटीआई से बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसने डेमोक्रेसी के लिए जद्दोजहद भी की है। आई रिमेंबर 2007 में जब अदलिया आज़ाद करवानी थी तो नून लीग ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, और आज यही अदलिया के पैर काट रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस को किससे ख़तरा है? नवाज शरीफ से, या नवाज शरीफ के पीछे भी कोई? शरीफ फैमिली से। पहली बात तो यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी कैसे कहते हैं आप इसको? कहते तो हैं सर। देखिए अगर नवाज नहीं है तो मरियम बीबी है, मरियम नहीं है तो चचा है, चचा नहीं है तो भतीजा है, भतीजा नहीं है तो आगे रिश्तेदार है, वो समधी है, दामाद है, सारे। ये कहाँ पे डेमोक्रेसी आप देख रहे हैं इसको? इसी तरह पीपल्स पार्टी है। अब पहली मैं समझता हूं कि अगर है तो मैं इसको भी क्रेडिट दूंगा जमात इस्लामी को भी, कि वो भी डेमोक्रेसी है उनके अंदर, अमीर चेंज होते हैं उनके,
और इसी तरह से पीटीआई में उनकी कोई पीछे खानदान नहीं बैठा हुआ, लोग हैं, पार्टी के मेंबर्स हैं जो ओहदों के ऊपर आ रहे हैं। तो पहली बात तो यही ख़त्म कर दें कि ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी पार्टी है। जब वो खुद डेमोक्रेटिक नहीं है तो डेमोक्रेसी कहाँ से लेके आए पाकिस्तान में? तो ये हमारे लोगों को, अवाम को समझने की ज़रूरत है कि ये ख़ानदानी सियासत कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में आते हैं ताकि यहाँ का पैसा बाहर लेके जाएं। ये बिजनेस पार्टनर्स हैं, कभी इंडिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं, कभी इंग्लिस्तान के साथ कर रहे हैं, कभी दुबई में, अब एक नया कतर के साथ भी समझ आने शुरू हो गई, उनके साथ भी बिजनेस किया है। तो खुदा माफ़ करे, इनसे जान छुड़ाना बहुत ज़रूरी है अगर पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं हम। चलें सर, इसी क्वेश्चन के ऊपर मैं ब्रेक लूँगा कि पाकिस्तान को आखिर ख़तरा किससे है, शरीफ से है या आई वंडर किससे है। बहरहाल जी, नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे हनीफ अब्बासी के धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो उन्होंने कल की है, एक ब्रेक के बाद। Welcome back after the break. हनीफ अब्बासी, वेरी प्रोमिनेंट फिगर ऑफ नून लीग, और जिन्होंने मेट्रो बस बनाई इस्लामाबाद के अंदर, उसके भी काफ़ी स्कैंडल्स निकले थे। वो मेट्रो ट्रेन भी बनाना चाह रहे हैं। कल बहुत बरसे हैं वो अलीम खान के ऊपर, कहते हैं पीटीआई का सेकंड एटीएम भी मैं आउट करूंगा। देखिए, मेरा नहीं ख्याल बरसे हैं, वो गरजे ही हैं सिर्फ, क्योंकि जो गरजते हैं बरसते नहीं हैं। और दूसरा यह है कि एक खुद कन्विक्टेड है बंदा, ये वो कैसे इतनी स्टेटमेंट्स दे सकता है इस तरह की। तो मैं समझता हूँ कि इतना इस पर डिस्कस करना कोई इतनी कोई रेलेवेंस बनती नहीं है, मगर आपने अब कह दिया है तकल्लुफ़ पूरा कर, वो भी अपनी खुशी पूरी करें जनाब। जिस तरह से वो इनके लीडरान कर रहे हैं, मेरा ख्याल में वो खबरों बनाने के लिए ज़रूरी है इस तरह की स्टेटमेंट्स देना भी। तो जब वो करेंगे फिर देखते हैं क्या होता है। चलें जी, हनीफ अब्बासी इररिलेवेंट हो गया सर। इसहाक डार कब वापस आ रहा है? मैं तो, मेरा बस चला तो मैं उसको कल ही ले आऊँ वापस, बल्कि आज ही ले आऊँ वापस। मगर सुनने में आ रहा है कि तबीयत बेहतर हो गई है जब से हुदैबिया पेपर्स का केस खारिज हुआ है ना, उनकी तबीयत बेहतर होगी, बहाल हो गई है। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैं पूछ रहा था, मैं कहा कि तबीयत का मसला क्या था? वो शायद पनामाओलॉजी हो गई उनको, शायद कुछ तरह से कोई नई बीमारी है कोई। जब से वो केस शुरू हुआ है उन्होंने अपना वहाँ पे हॉस्पिटल में डेरा लगा लिया। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये सिर्फ इसहाक डार नहीं, जितने हमारे माशाल्लाह से पॉलिटिशियंस हैं, जब कभी भी कोई केस बनता है तो उसी दिन जब फैसला आने वाला, उसी दिन इनके पता लगता है इनको तो बहुत पुरानी बीमारी है। पहला नहीं तशखीस होता है जब वो कोई केस। मेरा ख्याल है अब ये करना चाहिए, जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं ना, सबके केसेस लगा के पता लग जाए कौन कौन बीमार है, ताकि उनको फिल्टर कर लें। हाँ, उनको फिल्टर कर लें कौन कौन बीमार है, सब चला जाए। हाँ, जो सेहतमंद है वो रह जाए, वो हुकूमत चला लें, तो उसे पता लग जाएगा कि जो बीमार है इसका मतलब उसके पीछे कोई मसला है। तो यही वजह है कि इसहाक डार साहब गए हुए हैं इंग्लिस्तान, और बगैर ड्रिपों के वो बेड पे लेटे रहते हैं। अगर इतने बीमार हैं तो उनके साथ मॉनिटर्स लगने चाहिए, उनके साथ पूरा। तस्वीरें आपने भी देखी, बिल्कुल देखी, उसमें मॉनिटर स्विच तो मेरे ख्याल से लोड शेडिंग हो रही है वहाँ पर। हो सकता है इनके कमरे में लोड शेडिंग, इनके कमरे में जहाँ जाती हैं लोड शेडिंग करते हैं। सर, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका फाइनेंस मिनिस्टर बीमार है, बाहर बैठा हुआ है, और वाहिद मुल्क है कि जिसका फाइनेंस मिनिस्टर के सारे अकाउंट मुंजमद हो चुके हैं, फ्रीज हो चुके हैं। वो अपने अकाउंट का चेक पे साइन नहीं कर सकता, मगर माशाल्लाह वो पाकिस्तान के लिए साइन कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो ये किसी जगह आपको मिसाल, ये शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर आ जाए ना पाकिस्तान, तो उसको मेरा ख्याल में बहुत सारे मिसालें तो पार्लियामेंट से मिल जाएंगी। ये विजन 2025 का हिस्सा तो नहीं लगता आपको नवाज शरीफ का? ये मेरा ख्याल है यही लगता है, मगर अनफॉर्चुनेट है जी। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही अफसोसनाक है। ये इंटरनेशनली इमेज पाकिस्तान का डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। रेजिग्नेशन क्यों नहीं दे रहे? बहुत मोहब्बत करते हैं फाइनेंस से। जाहिर है फाइनेंस से तो मोहब्बत करते, तभी तो केसेस खुले हुए हैं। अगर इतनी मोहब्बत ना होती फाइनेंस से तो कहाँ खुलने थे केसेस। रेजिग्नेशन देखें, इन्होंने वो होता है ना मॉरल ग्राउंड्स,
पे जो चीज़ें वो ख़त्म कर चुके हैं, एथिक्स ख़त्म हो चुके हैं इनके अंदर। पॉलिटिक्स में एथिक्स ख़त्म कर दी, मार दी इन्होंने एथिक्स। अब आप देखें, बच्चा बच्चा कह रहा है कि गली गली में शोर है, आगे मैं नहीं कहूँगा, आगे आप खुद वो समझ गए हैं, अवाम बहुत समझदार है। वो हर जगह हर बंदा कह रहा है। तो अब भी अगर ये पता नहीं, मैं समझता हूँ किस मिट्टी के बने हुए हैं कि इतना ढीठ मैंने नहीं देखा कि इतने टेन्योर्स में इतना कोई ढीठ इंसान हो कि जिस तरह के माशाल्लाह से नून के लोग हैं, और फिर कहते हैं कि हमें क्यों निकाला गया। नहीं, बिल्कुल बहुत ठीक है सर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्क में बहुत तरक्की की है सर, इंतहाई लेवल के, मतलब लेवल के अस्पताल बनाए हैं अपनी आवाम के लिए, क्योंकि ये अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल ऐसे कि लीडर्स यहाँ पे अपना बीपी चेक कराते हुए डरते हैं। इतनी तरक्की की है कि बेचारा गरीब सड़क पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना, बसेस में बच्चे पैदा हो रहे हैं, स्टॉप्स पे बच्चे पैदा हो रहे हैं। इतनी तरक्की की है हमारे हॉस्पिटल से नून के माए। तो इनको पता है कि क्या इन्होंने दिया हॉस्पिटल से। आप किसी हॉस्पिटल में जाकर देख लें, वहाँ पे आपको मेडिसिन नहीं मिलेंगी, मेडिसिन से बात के बाद आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, आपको जो मशीनरी लगाई है वो आउटडेटेड मशीनरी है, एक्सपायर्ड चीज़ें हैं। तो इनको पता है कि हमने दिया क्या है, क्योंकि उन हॉस्पिटल में कैसे जाकर रहेंगे, ये तो बात से सलामत है। इन्होंने जाकर रहना कि मतलब हाई फाई जगह पे, ये तो हमारे जैसे और आप जैसे लोगों के लिए है, या गरीबों के लिए जहाँ पे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में जाए, ये क्यों जाएंगे। कुलसूम नवाज, उनका क्या किरदार देख रही हैं फ्यूचर में? वापस आ रही हैं या वो भी अभी बीमार ही हैं? देखिए, हमारा ही दुआ है कि वो खुदा को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, क्योंकि खातून हैं, मतलब हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। खुदा उनको शिफा दे ताकि वो जो मनसब इन्होंने इनको खुदा ने सौंपा है उसको आके पूरा कर सकें, ताकि पाकिस्तान की सियासत में एक नया दौर स्टार्ट हो। हम उनके दुआगो हैं, खुदा उनको सेहत दे। अब क्योंकि इसहाक डार साहब सेहत याब हो रहे हैं, तो पाकिस्तान आके अपने केसेस जो हैं उनके ऊपर पेंडिंग फेस करेंगे? आपको लगता है कि आएंगे या वहीं से बस उनका बीपी और मजीद लो होगा? नहीं, सुनने में आ रहा है जी, उन्होंने शायद फैसला कर रहे हैं चंद दिनों में कि वापस आएंगे, क्योंकि जो मेन था वो जो हुदैबिया, और मगर मेरा ख्याल है हुदैबिया दोबारा खुलेगा, दोबारा खुलेगा। हाँ, वो कह तो रहे हैं कि टाइम बाउंड हो गया है, मगर टाइम बाउंड का नहीं है। जब एविडेंस आ जाते हैं आपके पास तो आपको फिर खोलना पड़ता है। तो ये लीगल चीज़ें हैं, ये देखते हैं क्या होता है। मगर उनके सुनने में आ रहा है कि तबीयत थोड़ी सी बहाल हुई है उनकी। चलें जी, वी होप द बेस्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। हम चाहते हैं कुलसूम नवाज भी पाकिस्तान आए और वो अपनी जो अवाम का है कॉन्फिडेंस बहाल करें, आके मुल्क के लिए अच्छा काम करें, और इसहाक डार साहब बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएं। और आज का दिन याद रहेगा पाकिस्तान आर्मी के नाम। इसी के साथ हम प्रोग्राम क्लोज करेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।